नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। लास्ट क्लास के अंदर पढ़ रहे थे मैटर एंड सराउंडिंग के बारे में और उसके अंदर अपन बात करते हैं सबसे पहले कि भाई लास्ट क्लास के अंदर अपन ने किया क्या था। देखते हैं, अपन समझ रहे थे कि फॉर एग्जांपल यदि कोई आपके पास में क्या हो, एक पोटेशियम पर मैग्नेट दे रखा हो आपके सामने, तब कैसे करोगे। देखना, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, आकर्षित करते हैं। मतलब अणुओं के मध्य क्या पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है। इस खेल को एक मैदान में खेलो, आगे बताए गए ढंग से 400 में बनकर मानव श्रृंखला बनाए और इंदु मिश्मी नर्तकों को एक दूसरे को पीछे कसकर पकड़ ले। दूसरा, भाई ये फालतू की बात है, अपन तो सीधी एक ही बात बोलेंगे। वो बात क्या बोलेंगे बेटा, समझना मेरी बात अच्छे से, क्या बेटा अच्छे से बात समझना मेरी। और देखना, ये एक परमाणु है, ये दूसरा परमाणु, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये अनेक सारे परमाणु मिलकर क्या बन गया बेटा, अणु बन गया। क्या बन गया बेटा, अणु बन गया। और अनेक सारे अणु आपस में मिलके, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक अणु है, ठीक उसी प्रकार से एक दूसरा ये अणु है, ठीक उसी प्रकार से ये, और ये है परमाणु। जब अनेक सारे परमाणु मिलेंगे तब क्या बनेगा, अणु। और जब अनेक सारे अणु आपस में मिलेंगे तब क्या बनेंगे बेटा, यौगिक बनेगा। क्या बनेगा बेटा, यौगिक। क्या बनेगा बेटा, यौगिक बनेगा। तो ठीक वो डांस वांस जो बता रहे हैं ना, वो एक एकदम वो वाली बात है। अपन समझ गए होंगे बात को, है ना, बात को समझ गए होंगे। अपन उस बात को ऊपर नहीं जाएंगे, अपन सीधे अपने टॉपिक पे बात करेंगे। अनेक सारे परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, अणु बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, परमाणु मिलकर अणु बनाएंगे और अणु आपस में मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, यौगिक बनाएंगे। अपने दिमाग में केवल एक ही कंसेप्ट रखना है, नॉट फॉर ईच अदर। कोई दूसरा कंसेप्ट नहीं रखना दिमाग के अंदर। वो बोल रहा है कस के पकड़े, कस के पकड़े, अपने को किसी को कस के नहीं पकड़ना बेटा। अपने को समझना क्या है, जब अनेक सारे परमाणु आपस में मिलेंगे तब किसका निर्माण करेंगे बेटा, अणु का। अणु आपस में मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, यौगिक का। ठीक है बेटा, कोई समस्या क्या नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं। समझना मेरी बात को अच्छे से। मैं उसको वापस सेट करके रख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जब आप खोलो इस पीडीएफ को तब आपको दिक्कत ना आए। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं चार की। अब समझना मेरी बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना बेटा। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया था। कितनी अवस्थाएं होती बेटा, एक तो हो गया ठोस, दूसरा हो गया द्रव और तीसरा हो गया गैस। कितना होगा बेटा, फर्स्ट ठोस, फिर द्रव और फिर गैस। कितने हो गए बेटा, 3, ठोस, द्रव और गैस। अब इस ठोस अवस्था के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं बेटा, ठोस अवस्था के बारे में। अब ठोस अवस्था के अंदर बात कर रहे हो तो आप समझना मेरी बात को। मैंने आपको क्या बताया बेटा, ठोस के अंदर जो अणु होते हैं, जो परमाणु होते हैं, उनके बीच में जो होता है अंतरा आणविक जो स्थान होता है वो क्या होता है बेटा, शून्य होता है। और अंतरा आणविक जो बल है, उनके अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल है, वो बल क्या होता है, बहुत हाई होता है। बल क्या होता है बेटा, बहुत हाई। फॉर एग्जाम्पल ये एक मार्कर है, ये अनेक सारे परमाणु से मिलकर बना हुआ है। अगर मैं इसको यहां से खींचूंगा हाथ के बल से भी अगर मैं खींचूंगा तो भी ये टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा, इसके अणुओं के मध्य इतना भयंकर बल लगा हुआ है, उस बल को आप तोड़ नहीं सकते। उसको तोड़ने के लिए आपको एक हाई लेवल का बल चाहिएगा। आ गया समझ में, और कोई दिक्कत है क्या, नहीं। बात करते हैं नेक्स्ट, देखना मेरी बात को समझना। अपने आसपास के पदार्थ का ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हम पाते हैं कि पदार्थ आपने 3 रूप में होते हैं, एक तो ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्था है उसके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब सबसे पहले बात करते हैं ठोस की। अब इस ठोस की एक बात तो कर लेंगे, पर इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है, समझ लेते हैं। जितनी भी जो एक्टिविटी काम की होगी, जो चीज काम की होगी उसको अपन समझेंगे 100 में से 100% समझेंगे। जो चीज काम की नहीं होगी उसको अपन छोड़ देंगे, क्योंकि जो चीजें अपने को, और उस एक्टिविटी की जगह अपन खुद अपने घर की एक्टिविटी लेंगे और एक नया एग्जाम्पल बनाएंगे। क्या करेंगे बेटा, नया एग्जाम्पल बनाएंगे। अब निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। एक तो लेना पेन, एक किताब, एक सुई और एक लकड़ी की छड़। ये 3 चीजें आपको लेनी है। क्या करोगे बेटा, 3 चीजें लेनी है। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर
इन्हें एक आकार का रेखा चित्र बनाए। क्या इन सभी का निश्चित आकार, अब सपोज मेरी बात सुनना, ये मैंने रखा यहाँ पे पेन, क्या रखा बेटा, मैंने यहाँ पेन रखा, और यहाँ पेन रखने के बाद में इसकी मैंने क्या बनाई बेटा, संरचना बनाई। क्या बनाई बेटा, यहाँ पे पेन रखा और यहाँ पेन रख के मैंने इसके चारों तरफ क्या बना दी, संरचना बना दी। तो इसकी एक फिक्स संरचना हो गई। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं ग्लास रखूंगा, ठीक उसी प्रकार से अगर मैं ग्लास रखूं, कोई एक ग्लास रखी, ग्लास का डायग्राम बनाओगे तो ऐसा बनता है, अरे बनता है कि नहीं बनता है। वैसे वैसे कोई बाल्टी का डायग्राम बनाना हो तो आ गया समझ में, अरे भाई साहब बाल्टी का डायग्राम बनाओगे ऐसे होगा बाल्टी की डायग्राम। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो वे सारे के सारे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं, जिनका एक निश्चित भार होता है, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे बेटा, ठोस कहलाएंगे। घूम फिर के बाद लास्ट जो फर्स्ट क्लास के अंदर जो अपन ने पढ़ा था, इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो के अंदर जो पढ़ा था, वही बातें अपने को वापस यहां से अभी क्या करनी बेटा, स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी के थ्रू देखनी। क्या करनी बेटा, स्टेप बाय स्टेप और एक्टिविटी के थ्रू देखनी है। आ गया समझ में, अब समझना मेरी बात को अच्छे से। क्या इनका एक दूसरे से विसरण संभव है? अब मेरी बात सुनना, अगर मैं यह मार्कर दे रखा हूं और ये मेरी घड़ी है, अगर इसको मैं ऊपर रखता हूं, इस घड़ी के ऊपर इस मार्कर को रखा मैंने, क्या ये मार्कर और ये घड़ी आपस में मिल गई? क्या नहीं मिली, हटाया तो हट गई, आपस रखा रख गई, मतलब इसके ऊपर पड़ी है। विसरण का मतलब इसके अंदर मिक्स नहीं हुई है। इसका मतलब क्या है, ठोस ठोस आपस में मिश्रित नहीं होंगे। नमक और शक्कर क्या आपस में घुल सकते हैं? खुली नमक है, खुला शक्कर है, अगर दोनों को आपस में जोड़ा मतलब दिख जाएगा कि गुलावा मिल जाएगा? क्या नहीं मिल सकता बेटा, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। आगे समझ में, बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें। आज सपोज ये है पेंसिल है, इस मार्कर है, इसको अगर मैं दबाता हूं, जोर से दबाने का प्रयास करता हूं, जोर से दबाता हूं, क्या ये मुझेगी? क्या अरे क्या ये पिचक गई? क्या नहीं पिचकी ना। इसको संपीड़ित करने के बावजूद भी इसके कुछ हुआ नहीं हुआ। मतलब आपको इन चीजों से क्या याद रखना है, सुनना मेरी बात को, समझना अच्छे से। ये लो, ये पॉइंट थे। अब इस पॉइंट को अपन को लिखना है, सुनना मेरी बात, हेडिंग लगाना है। ठोस, द्रव और गैस के बारे में परिभाषा पढ़ ली थी। अब बात करते हैं ठोस, अब बात करते हैं अपन ठोस के गुणधर्म। किसकी बात करते हैं बेटा, ठोस के गुणधर्म की बात करते हैं, ठोस के गुणधर्म की। अब ठोस के गुणधर्म की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट मैं लेता हूं, क्या बेटा, इनका आकार निश्चित होता है। अरे होता है कि नहीं होता है। अब बाल्टी ले लो, आप ग्लास ले लो, कुछ भी चीज ले लो जो आपको दिख रही, जिसको आप हाथ में उठा सकते हो एक साथ में, वो सारे के सारे उनका आकार निश्चित है। आज सपोज बात करो, इस चश्मे की बात करता हूं, मेरे इस गूगल की बात करता हूं, इस गूगल के अंदर इसका फिक्स शेप है कि नहीं है, अगर इसका फिक्स आकार एक फिक्स है कि नहीं है, ऐसा थोड़ी है। तो पेन आता अलग हो गया, मीज पे रखा तब अलग हो गया, जे पड़ा तब अलग हो गया, नहीं हो सकता ना, इसका आकार फिक्स है। बात करते हैं इस मार्कर की, तो इस मार्कर का आकार अगर मैं हाथ में रखूंगा तो भी वही रहेगा, टेबल पे रखूंगा तो भी रहेगा, और अगर इसमें साइड में लगा दूंगा तो भी वो क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो मतलब इनका आकार, जितने भी ठोस होंगे उनका आकार क्या होगा बेटा, निश्चित होगा। क्या होगा बेटा, निश्चित। नेक्स्ट बात करते हैं, इनका आयतन भी निश्चित होगा, इनका आयतन भी निश्चित होगा। मतलब सपोज क्या ये पड़ा छोटा या बड़ा हो रहा है? क्या रे, नहीं हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, इनका द्रव्यमान निश्चित होता है। अरे क्या होता है बेटा, इनका द्रव्यमान निश्चित होता है। कोई समस्या? ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, यह असंपीड्य होते हैं। अरे कैसे होते रे भाई, ये असंपीड्य, क्या इसको दबाने पर ये पिचक जाएंगे? क्या नहीं पिचकेंगे। मतलब ये कैसे होते हैं बेटा, असंपीड्य होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यह सामान्यतः कठोर होते हैं। कैसे होते बेटा, कठोर होते हैं। कैसे होते बेटा, कठोर होते हैं। ठीक है, अरे कोई समस्या है क्या? नहीं, आई थिंक मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं हुई। ये बात है किसकी बेटा, ठोस की। और भी बात आएगी सामने बेटा, और भी बातें और सामने आएगी बेटा। समझते क्या हो बेटा, कठोर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सोचो और क्या हो सकता है। अरे और क्या लक्षण हो सकते हैं, सोचे एक बार।
मैं भी सोच रहा हूं, सोचें एक बार, आप भी सोचें कि भाई और क्या लक्षण हो सकते हैं। पहला ठोस का हो गया, आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, द्रव्यमान निश्चित होता है, असंपीड्य होते हैं, और क्या होते हैं बेटा, कठोर होते हैं। आज कोई दिक्कत क्या नहीं, आगे समझ में। दूसरा लिख सकते हो, एक पॉइंट आप लिख सकते हो बेटा, ये पॉइंट क्या लिख सकते हैं, यह इनमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता। अरे फॉर एग्जाम्पल, विसरण का मतलब समझना बेटा, इसको इंपॉर्टेंट लगाना, इसको इंपॉर्टेंट इसलिए लगाना है क्योंकि अपने को इसको समझना है, अपने को इसको क्या लगाना है बेटा, समझना है, इसलिए इंपॉर्टेंट लगाना है। बिना देखो बाकी सारी चीजें आपको ऐसे पता चल जाएगी, पर ये वाला पॉइंट जब देखोगे तब आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। तो कम समझ में नहीं आना चाहिए, कम समझ में नहीं आना चाहिए, पूरा समझ में आना चाहिए बेटा, 1% भी छोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा समझाना है। अब समझना विसरण का मतलब क्या है। अब आप सपोज करो आपने नया नया घर बनाया, क्या बनाया बेटा, नया नया घर बनाया है, एकदम नया घर बनाया है, ठीक है, और नया घर बनाने के जस्ट 1.5-2 महीने हुए हैं और तेज बरसात आ रही कंटिन्यू, तब क्या होता है कि अपने साइड के दीवारों पे जो पानी, घर के अंदर तो नहीं आ रहा पानी, क्या साइड की दीवारों पर आता है, और वो साइड की दीवारों से होता हुआ पानी कहां जाता है, अपने अंदर दीवार तक आ जाता है। और आता कि नहीं आता है, आता है ना, ठीक। लाइक एग्जाम्पल, दूसरी बात करें, फॉर एग्जाम्पल जो पेन है, पेन है, इस पेन को अगर मैं जेब में रखता हूं, कौन सा बेटा, वो इंक वाला पेन, तो वहां से वो क्या बेटा, इंक रिसना स्टार्ट हो जाती है, वो अपना शर्ट खराब कर देता है। तो वहां पे भी वो क्या होता है, एक जगह पे नहीं आता है, वो धीरे धीरे क्या रहता है, फैलता रहता है, फैलता रहता है। तो कहने का मतलब, विसरण का मतलब क्या है कि फैलने की प्रवृत्ति, फैलने की प्रवृत्ति। क्या ठोस के अंदर हो सकता है? अरे सपोज करो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता बेटा। आज ये पेन है, ये ठोस है, जेब में रखूंगा, चाहे सूटकेस में रखूं, चाहे बक्से में रखूं, चाहे अलमारी में रखूं, कहीं रखूं, ये ना तो फैलेगा, ना कोई बात, ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, जितना है उतना का उतना ही रहेगा। ये आ गई बेटा किसकी बात बेटा, ठोस के गुणधर्म की। अरे कोई समस्या क्या नहीं, बात करते हैं नेक्स्ट। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। वो मैंने गुण आपको लिखवा दिए, एक साथ में लिख लेना बड़ा, नोट करना उसको। बाह्य बल लगाने पर ठोस को आकार बना रहता है, बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन आकार नहीं बदलता। आज सपोज मेरी बात सुनो, इस मार्कर के ऊपर मैं बल लगाऊंगा तो हाथ वाला बल तो काम नहीं करेगा, हथौड़े से लगाऊंगा इसको तो ये टूट जाएगा, परंतु तो ऐसा नहीं होगा कि ये मुच गया भाई साहब, इसका आकार चेंज हो गया, नहीं, हाँ टूट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब एक कोई एक्टिविटी बात करा, सोचने वाली, थिंकिंग आपकी है बेटा, ये निम्नलिखित विचार कीजिए, तो विचार आपको करना बेटा, इस पे विचार आपको करना है। रबर बैंड को क्या माना जाएगा, क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, क्या ये ठोस है क्या, नहीं बेटा। ठोस का गुण ही क्या है बेटा, ठोस का गुण ही क्या है, जिसके अंदर संपीड़ितता नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, दबना नहीं चाहिए, खिंचना नहीं चाहिए। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेती है, क्या ये ठोस है? तो भाई साहब चीनी और नमक तो ठोस ही है, चीनी और नमक तो ठोस ही होगा ना, क्यों नहीं होगा, ठोस ही है सर। नेक्स्ट बात, स्पंज क्या है, यह ठोस है लेकिन फिर भी ये इसकी संपीड़ितता क्या है बेटा, संपीड़न इसके अंदर बेटा संभव है। आगे समझ में कोई दिक्कत है क्या, नहीं। ये सभी ठोस ही है क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार, ऊपर से बल लगाया मैंने, क्या किया बेटा, इसके ऊपर बल लगाया तब बताया, तब ये क्या हो गया बेटा, खींच गया। आगे समझ में। हम शर्करा नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट में लें, इनके क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलता। अरे भाई नमक है, मैं नमक है, अगर हाथ में रखूंगा तो भी उसके दाने का आकार ऐसे रहेगा, मिट्टी के अंदर डालूंगा तो भी उसका आकार वैसा का वैसा रहेगा। हाँ एक बार नमक जब जल में अंदर घुल जाएगा, शक्कर जब जल के अंदर घुल जाएगी, तब उस केस में क्या हो जाएगा बेटा, वो घुल जाएगा, तब वो गायब हो जाएगा। आगे समझ आए। स्पंज में क्या होता है बेटा, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, जिनमें वायु का क्या होता है बेटा, समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वायु क्या निकल जाती है बेटा, बाहर निकल जाती है, इस कारण से इसका संपीड़न क्या बेटा संभव है। कोई दिक्कत है क्या यहां तक, नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं द्रव अवस्था की, किसकी बात करेंगे बेटा, द्रव अवस्था की बात करते हैं, द्रव अवस्था की बात करते हैं। अब सुनना मेरी बात को, द्रव अवस्था की बात के लिए मैंने आपको एक चीज लिखाई थी, वो आपको याद हो तो, कि द्रव में जो अणु होते हैं वो ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं। ठोस में तो एकदम पास पास है भाई साहब, एकदम ही पास पास में,
परंतु द्रव के अंदर ऐसा नहीं होगा। द्रव के अंदर हल्के से अणु के बीच में क्या रहेगा बेटा, गैप रहेगा। दिख रहा है इधर से गैप? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाइयों? दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ये गैप रहेगा हल्का। और गैस के अंदर लो भाई साहब, एक अणु इधर है तो दूसरा अणु सीधा यहां पर मिलेगा। ठोस के अंदर क्या होगा, ये अणु यहाँ पे, एक अणु यहाँ पे। द्रव के अंदर ये रहा, गैस के अंदर ये रहा। आकार के बर्तन प्रयोगशाला में एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान बना दीजिए। क्या करते बेटा, निशान बनाना। अब मेरी बात सुनो, आपको 1 लीटर, इसको तो मारो गोली, अपन बात करते अपनी वाली। इसको मारो गोली, अपन बात करते अपने वाली। सुनना मेरी बात को, 1 लीटर लेना दूध। क्या लेना बेटा, दूध। दूध महंगा आता है, अपन थोड़ा पानी लेंगे। क्या लेंगे बेटा, पानी लेंगे, वाटर लेंगे, H2O लेंगे। ले लिया उसको। अब आप रखो क्या है, इसको 1 लीटर के अंदर 1 गिलास पानी निकालो बाहर। निकाला, ठीक है। या उस 1 लीटर पानी के अंदर या आधा लीटर पानी के अंदर आपको उस बाल्टी के अंदर डालोगे तो वो भाई साहब किसका शेप ले लेगा, बाल्टी का। क्या होता है बेटा, ठोसों का आयतन निश्चित होता है। हाँ सुनो बेटा, बात करते हैं ठोस और द्रव और गैस की। ठोस में जो अणु होंगे वो एकदम क्या होंगे बेटा, पास पास में। द्रव में थोड़े दूर और गैस के अंदर बहुत दूर दूर। अब बात करते हैं जल की। आपको एक जल लेना है। क्या लेना है बेटा, जल लेना। आप जल ले लो। उसको जल को अगर आप बाल्टी के अंदर लोगे तो बाल्टी का शेप का, बोतल के अंदर डाला तो बोतल के शेप का, मग के अंदर डाला मग के शेप का, ठीक है, लोटे के अंदर डाला लोटे के शेप का, सबका शेप बेटा अलग अलग हो जाएगा। अब सुनना बेटा, सुनना बात इसकी मेरी। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा, फैल जाएगा। भाई आपने पानी लिया, उंडेल दिया तो पूरा का पूरा फर्श गीला हो जाएगा, फैल जाएगा। किसी एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें और आयतन एक समान रहेगा। अब मेरी बात सुनना, इनका आयतन तो क्या रहेगा, समान, आकार बदल जाएगा। आकार भाई 1 लीटर दूध है तो 1 लीटर ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई मैंने बोतल में डाला तब 1 लीटर था, जैसे ही बाल्टी के अंदर डाला 2 लीटर हो गया। नहीं हो सकता ना। 1 लीटर जल लिया है, 1 लीटर बाल्टी के अंदर, अगर इसी 1 लीटर को दूसरी जगह बर्तन में डालूंगा तो वो कैसा रहेगा बेटा, 1 लीटर ही रहेगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? जी नहीं साहब, द्रव का आकार समान रहता ही नहीं है। द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर यह आसानी से बहता है, नहीं बहता भाई साहब, नहीं बहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सुनना मेरी बात। प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। द्रव का आकार निश्चित नहीं है। अभी द्रव, फॉर एग्जांपल, सुनना मेरी बात को अच्छे से समझना बेटा, अच्छे से समझना। ये है पानी की बोतल। ये क्या बेटा, पानी की बोतल है। और इस पानी के इस बोतल के अंदर जो पानी है, अभी ये किसके अंदर है बेटा, बोतल की शेप का है। अगर इसी पानी को बाहर निकाल के मैं कहां डाल दूंगा बेटा, ग्लास के अंदर, तो यही पानी किसकी शेप हो जाएगा बेटा, ग्लास का। परंतु क्या इसकी जो मात्रा है वो कम होगी क्या? क्या इसकी मात्रा कम होगी क्या? नहीं हो सकती। मात्रा इसकी कम नहीं होगी। इसका कहने का मतलब क्या है, आप ठोसों का जो शोल्डर पे अगर मैं डालता हूं ज्यादा मात्रा में, तो वो नॉर्मल सी बात है, वो यहां से होता हुआ अपने हाथ से होता हुआ नीचे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा नहीं निकलेगा? वो क्या हुआ, अगर फर्श पे अगर पानी गिराते हैं अपन, किसके ऊपर गिराएंगे बेटा, फर्श के ऊपर अगर पानी गिराते हैं, वो धीरे धीरे करके बेटा फैल जाता है। क्या कहता है बेटा, फैल जाता है। मतलब उसके अंदर विसरण का गुण पाया जाता है, और यही विसरण का गुण ठोसों के अंदर नहीं पाया जाता। सुनना नेक्स्ट, इनका इसलिए ये दृढ़ नहीं होते, तरल होते, और इसी कारण से ये भाई साहब कैसे होंगे बेटा, सारे के सारे किस फॉर्म में होंगे बेटा, लिक्विड फॉर्म में होंगे। बात करते हैं क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में। हमने देखा कि ठोस द्रव का विसरण द्रव में संभव है। ठोस और द्रव का विसरण द्रव में संभव है। नमक के अंदर जल मिला हुआ घुल जाएगा भाई साहब, नमक और जल आपस में घुल जाएगा। नमक और शक्कर आपस में नहीं घुलेगा, शक्कर और जल आपस में घुल जाएगा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं और पौधों के लिए अनिवार्य होती है। सभी जीवधारी अपने जीवन के निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु में जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इसी तरह हम इस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। बात एकदम सही की है, बात पते की भाई साहब। द्रव ऐसी चीज है जिसके अंदर सभी आगे क्या होंगे बेटा, नतमस्तक होंगे। जल चीज ऐसी है, उसके आगे सभी नतमस्तक होंगे। कैसे होंगे, सुनना मेरी बात को। जल जो है ना, ये जो जल आपका है, एक बात याद रख लेना, क्वेश्चन कहां आता है ये मेरे को पता नहीं है, पर ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। इस बात का पता आपको होना चाहिए। क्वेश्चन एग्जाम में कौन से आता है वो बातें मायने नहीं रखती बेटा। हर चीजें एग्जाम के बेसिस पे याद नहीं करनी है,
तो भाई ये एग्जाम आएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए अपन को याद रखना नहीं। कुछ बातें ऐसी होती है जो आपके आगे फ्यूचर में हमेशा क्या आती है बेटा, दूसरे टॉपिक को समझने में काम आती है। फॉर एग्जाम्पल जो जल होता है, जो जल होता है वो होता है बेटा सार्वत्रिक विलायक। क्या होता है बेटा, सार्वत्रिक विलायक होता है। क्या होता है बेटा, सार्वत्रिक विलायक होता है। अब भाई साहब अगर ये सार्वत्रिक विलायक है मतलब यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अगर ये भाई साहब यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो इसका मतलब इसके अंदर आप किसी को भी घोल सकते हो। अरे घोल सकते हो नहीं घोल सकते हो, अगर मेरी इच्छा हुई नमक घोल दिया, जल घोल दिया, सेम चीज है। मतलब अधिकतम जो चीजें हैं, जो ठोस चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, वो मैक्सिमम सबके साथ क्या कर सकते, बड़ा घुलने की क्षमता रखता है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं बेटा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। अब ठोस के अंदर, द्रव के अंदर एक क्वालिटी है, वो क्या है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप में गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों के रिक्त स्थान अधिक होते हैं। भाई क्यों, क्वेश्चन आता है कि ठोस जो है वो ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। ठोस की अपेक्षा और द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। मतलब अगर ठोस को अगर आपस में मिलाएं तो नहीं मिलेगा, ठोस को किसी दूसरे के साथ मिलाओगे नहीं मिलेगा, पर उसी ठोस को आप जल के साथ मिलाओगे, उसी ठोस को आप किसी द्रव के साथ मिलाओगे तो मिल जाएगा, घुल जाएगा। क्यों, कारण क्या है उसका, भाई ठोस जो है, ठोस के अंदर ये है आपका द्रव और ये आपका है ठोस। ठोस में सारे अणु क्या होते हैं बेटा, पास पास में। जब अणु सारे पास पास में होंगे तो क्या दूसरा अणु आके कुछ जुड़ सकता है क्या, नहीं। जबकि बात करें ये द्रव की तो यहाँ पे जगह पड़ी है, ये जहां जहां पे जगह पड़ी है वहां पे आके कौन जुड़ जाएगा बेटा, अरे वहां पे आके कौन जुड़ जाएगा, कोई दूसरा परमाणु जुड़ सकता है। यहाँ पे ये लो जुड़ गया, तो ये जो जुड़ेगा इसके कारण ही क्या होगा बेटा, विसरण का गुण पाया जाएगा। और आ गया समझ में, कोई समस्या क्या, नहीं। बात करते हैं नेक्स्ट। अब हाँ, एक मेरी बात सुनना, तो आप है ना क्या करना है, आपको हेडिंग लगानी है अब द्रव। क्या हेडिंग लगाओगे बेटा, द्रव हेडिंग लगाओगे। क्या हेडिंग लगाओगे बेटा, द्रव हेडिंग लगाएंगे अपन। क्या हेडिंग लगाएंगे, द्रव हेडिंग लगाएंगे, ठीक है। पर हेडिंग लगाएंगे द्रव। द्रव एल्कोहल, तो कहने का मतलब इसके अंदर विसरण का गुण पाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, द्रवों का आकार निश्चित होता है, द्रवों का आयतन निश्चित, द्रवों का आकार निश्चित, आयतन निश्चित, और द्रवों में बहने का गुण मतलब विसरण का गुण पाया जाता है। एग्जांपल अपन ने देख लिए। और लास्ट एंड फाइनल बात करते हैं, द्रव को आंशिक संपीड़ित किया जा सकता है। मतलब समझना, यदि आपके पास में एक पिस्टन है, सुनना मेरी बात को, सुनना अच्छे से समझना। आंशिक मतलब अंश छोटा सा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास इंजेक्शन है, ठीक है, और इंजेक्शन आप लोगों ने देखा होगा, इंजेक्शन का आगे वाला सिरा अगर आप लॉक करके अगर उसके अंदर पानी भर के आप दबाते हो तो कुछ मात्रा के अंदर पानी दब सकता है, केवल कुछ मात्रा के अंदर पानी क्या दब सकता है, मतलब आंशिक संपीड़न। देखो मैंने लिखा आंशिक संपीड़न है ताकि कोई ऐसा ना बोल दे कि सर आप देखो ऐसे कैसे लिखा रहे हो। मैंने आंशिक संपीड़न बोला, पूर्ण संपीड़न नहीं बोला बेटा। जैसे रबड़ संपीड़न हो जाता वैसा नहीं, आंशिक संपीड़न की बात की है, क्योंकि बेटा आंशिक संपीड़न की। यहाँ तो कोई समस्या, हेडिंग लगानी बेटा गैस के गुणधर्म। किसकी बात कर रहा हूं बेटा, गैस के गुणधर्म। गैस के गुणधर्म जो बात कर रहे हैं वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के धन्यवाद, थैंक यू सो मच।